गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 13 जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चैप्टर के बारे में बात करेंगे, चैप्टर 13 के बारे में बात करेंगे। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, एकदम इजी है, एक बार रीडिंग मार लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चैप्टर बहुत आसान है। इकोलॉजी ढंग से पढ़ेंगे। इकोलॉजी चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में अच्छे खासे, और ये फ्री फोकट के मार्क्स मिलते हैं आपको। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। आप एक बार रीडिंग करते हैं, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली समझ में आ जाते हैं। इसलिए इजिली अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, बहुत इजी इजी करके छोड़ देते हैं और एग्जाम में फिर होता नहीं है। तो पढ़ते हैं। आपको पहले समझते हैं इकोलॉजी के बारे में समझते हैं हम। इकोलॉजी स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की स्टडी करने को कहते हैं इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, पता है ना। इकोसिस्टम की स्टडी करने को ही इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इकोसिस्टम का मतलब पता है आपको? इकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, कौन कौन सा? इको और लॉजी। किसी वर्ड के आगे लॉजी लिखे, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, और इको वर्ड का मतलब होता है हमारा हाउस, घर। इको का मतलब होता है हाउस, हमारे घर की स्टडी करना, हाउस। और हमारा घर क्या है? हम सबका घर क्या है? पेड़ पौधों का घर क्या है? अर्थ। हमारा घर क्या है? अर्थ। सारे ऑर्गेनिज्म का घर एक ही है, अर्थ है। इसी अर्थ में रहते हैं, अपने सराउंडिंग रहते हैं। अपने घर की स्टडी करना, अपने सराउंडिंग्स की स्टडी करना ही इकोलॉजी या इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम की स्टडी करना कहलाता है। हमारे सराउंडिंग्स में जो भी है, अपने सराउंडिंग्स की स्टडी करना इकोलॉजी। अपने हाउस की स्टडी करना इकोलॉजी। से अपने हाउस की स्टडी करना, अपने सराउंडिंग्स की स्टडी करना। इकोलॉजी टर्म पहली बार किसने दिया था? इकोलॉजी टर्म पहली बार दिया था आपके अर्नस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट ने। अर्नस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट ने, अर्नस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार इकोलॉजी टर्म दिया था 1869 में। कब दिया था ये टर्म? 1869 में पहली बार इकोलॉजी शब्द बोला था अपने मुंह से। तो द टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकल। ठीक है, लेकिन ये फादर ऑफ इकोलॉजी नहीं है। फादर ऑफ इकोलॉजी आपसे कोई पूछे तो आपका नाम होगा आपका यूजीन ऑडम। ऑडम का नाम याद रखिएगा, ऑडम। ऑडम से काम चल जाएगा। पूरा नाम जानना है तो आपको यूजीन ऑडम नाम के साइंटिस्ट को फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो फादर ऑफ इकोलॉजी आपसे कोई पूछे, आंसर होगा ऑडम। ऑडम को फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से। टर्म किसने दिया? इकोलॉजी, हैकल ने। फादर ऑफ इकोलॉजी आपके यूजीन ऑडम। ऑडम नाम के साइंटिस्ट को फादर ऑफ इकोलॉजी होते हैं। इन्होंने बहुत सारे इकोलॉजी पे स्टडी की थी। और इन्होंने कौन से इकोसिस्टम की ज्यादा स्टडी की थी? ग्रासलैंड की या वेटलैंड की? देखिए, इन्होंने ग्रासलैंड की स्टडी बहुत ज्यादा की थी ऑडम ने। लेकिन भारत देश में सबसे ज्यादा इकोलॉजी किसने स्टडी की सबसे पहली बार? तो फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी। कोई पूछे आपसे, इंडिया की बात करें, इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी आपसे पूछे, इकोलॉजी के भारत देश में सबसे ज्यादा स्टडी करने वाले फादर का नाम क्या है? बाबा रामदेव। पतंजलि वाले लेकिन नहीं, दूसरे वाले रामदेव जी है। तो रामदेव मिश्रा जी। तो रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा जी जो थे उन्हें इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। सबको याद रखिएगा, इंडिया में ये नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत देश वाले हैं, इसलिए याद रखिएगा। एनसीईआरटी बुक ने इनके बारे में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ को रीडिंग मार लीजिएगा रामदेव मिश्रा जी के बारे में। तो रामदेव मिश्रा जी को इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फादर ऑफ इकोलॉजी ऑडम है। और हैकल ने पहली बार ये टर्म दिया था, इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी शब्द पहली बार हैकल ने दिया था। इकोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ हाउस, अपने हाउस की स्टडी करना, अपने सराउंडिंग्स की स्टडी करना। अब बात करते हैं इकोलॉजी की। बात करें तो इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? अपने हाउस की स्टडी करते हैं, अपने सराउंडिंग्स की स्टडी करते हैं। इकोलॉजी में क्या आता है? आपसे ऑप्शन देते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑप्शन दे रहे हैं, जल्दी से आंसर बोलिएगा कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इन ऑप्शन ए, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड लिविंग। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन, ये ऑप्शन नंबर 1 था। ऑप्शन 2, इंटरेक्शन बिटवीन
लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। क्या आंसर सही होगा? इनमें से कौन सा बात सही है? इकोलॉजी किसे कहते हैं? इकोलॉजी में कौन आएगा? दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन हो तो, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग के बीच में हो तो, या दोनों ही, या कोई नहीं। चार ऑप्शन है आपके पास। आंसर क्या होगा? राइट आंसर जल्दी से टिक लगवाइए। आंसर होगा सी, लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन, या लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन, दोनों ही आपका इकोलॉजी सिस्टम में आता है, इकोलॉजी के अंदर आता है। इकोलॉजी में आपको दोनों पढ़ना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपके नॉन लिविंग सराउंडिंग में प्रेजेंट नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन। दोनों ही आपका इंटरेक्शन, दोनों तरह के इंटरेक्शन को आपके किस में रखा गया है? आपका रखा गया है इकोलॉजी के अंदर। इसलिए इकोलॉजी इज द इंटरेक्शन बिटवीन, इकोलॉजी की डिफिनेशन आपके एनसीईआरटी बुक ने क्या लिख कर दी है? तो इकोलॉजी की डिफिनेशन देख कर दी है कि इकोलॉजिकली क्या है आपका? इकोलॉजी की डिफिनेशन क्या है? अपने सराउंड, अमंग देमसेल्फ, इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ एंड देयर सराउंडिंग्स, अपने आप में आपस में इंटरेक्शन और अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन, दोनों को ही आपका इकोलॉजी के अंदर रखते हैं। डिफिनेशन आपके एनसीईआरटी की पढ़कर दिखाते हैं। इकोलॉजी इज द सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म आपस में, अमंग देम आपस में ऑर्गेनिज्म अगर इंटरेक्शन करते तो वो भी है, एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म का उसके फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्शन भी आपका किसमें आता है? इकोलॉजी में ही आता है एनसीईआरटी के अनुसार। इसलिए दोनों आंसर सही होगा, बोथ ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। आगे पढ़ते हैं। इकोलॉजी की डिफिनेशन पढ़ ली हमने, इंटरेक्शन, दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो भी लिविंग आपका इकोलॉजी है, और एक लिविंग और एक नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तब भी इकोलॉजी में ही आएगा। तो अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन ही इकोलॉजी है। इकोलॉजी टर्म किसने दिया है? कल ने। फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी है आपके ऑडम, इंडियन फादर रामदेव मिश्रा जी। अब इकोलॉजी दो तरह की होती है, एक होती है ऑटो इकोलॉजी और एक होती है सिन इकोलॉजी। इकोलॉजी की बात करें अगर हम, इकोलॉजी दो तरह की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 ऑटो इकोलॉजी, और दूसरी होती है सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी दो तरह की इकोलॉजी होती है। ऑटो इकोलॉजी में किसके किसके बीच में इंटरेक्शन होगा? ऑर्गेनिज्म का, एक ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो किसमें आएगी? ऑटोलॉजी। या एक पॉपुलेशन अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तब भी ऑटो इकोलॉजी में ही आएगा। लेकिन जब एक कम्युनिटी किसी अपने सराउंडिंग के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करती है तो उसको सिन इकोलॉजी कहते हैं। या ऑर्गेनिज्म करेगा या पॉपुलेशन करेगी तो उसको ऑटो इकोलॉजी कहेंगे, लेकिन जब कोई कम्युनिटी इंटरेक्ट करती है अपने इन्वायरमेंट के साथ उसको सिन इकोलॉजी कहते हैं। अब कम्युनिटी और इसमें डिफरेंस पूछ रहे होंगे आपके दिमाग में, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बात करते हैं कि लेवल ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी को कई लेवल में बांट दिया गया है। आपके एनसीईआरटी बुक ने 4 लेवल डिफाइन किए हैं, 4 लेवल में डिफाइन किया गया, किसी किसी में 5 लेवल भी है, 6 भी है, तो 4 लेवल मेन है। 4 लेवल के बारे में बात करते हैं। पहला लेवल क्या होता है? इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल सबसे पहला लेवल है, या इसको ऑर्गेनिज्म लेवल भी कह सकते हो। किसी एक ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करें, किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसको इंडिविजुअल बोलेंगे या ऑर्गेनिज्म लेवल बोलेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म लेवल का इकोसिस्टम हो सकता है एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म बस उसमें इन्वॉल्व होगा, ओनली वन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, तो ऑर्गेनिज्म इकोलॉजिकल आ गया, इंडिविजुअल इकोलॉजिकल आ गई। दूसरी इकोलॉजी सिर्फ एक इंसान की बात कर रहे हैं, मेरी बात करो, मतलब हम कौन सा इंडिविजुअल इकोसिस्टम में आएंगे, इंडिविजुअल इकोलॉजी में आएंगे, किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो तो। जब मेरे जैसे कई ऑर्गेनिज्म
इकट्ठे हो जाए, जो मेरे जैसे हैं, सेम टू सेम। मतलब ह्यूमन की बात करें, पूरे ह्यूमन की, कई सारे ह्यूमन, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले बहुत सारे ह्यूमन, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म आपस में पॉपुलेशन कहलाते हैं। तो मेरे आसपास जितने भी ह्यूमन है वो सब क्या है? पॉपुलेशन है, ह्यूमन का पॉपुलेशन है। अमरावती में पॉपुलेशन, नागपुर का पॉपुलेशन, लातूर का पॉपुलेशन, अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटी का पॉपुलेशन हो सकता है ना। तो किसी एरिया में पाए जाने वाले सेम स्पीसीज ऑर्गेनिज्म को वहां का पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन किससे बनता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं। तो पॉपुलेशन लेवल पर भी आपकी डाइवर्सिटी हो सकती है, पॉपुलेशन लेवल। और आगे चले, जब एक जगह पर कई सारे पॉपुलेशन इकट्ठे होते हैं, जैसे इंसानों का पॉपुलेशन इकट्ठा हुआ, बकरी का पॉपुलेशन, गाय का पॉपुलेशन, कुत्ते का पॉपुलेशन, ये कई सारे पॉपुलेशन जब एक जगह रहते हैं तो उसको, कई सारे पॉपुलेशन को एक साथ, मेनी पॉपुलेशन को एक साथ कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी, कम्युनिटी वर्ड का मतलब क्लियर हो रहा है? मेनी पॉपुलेशन, कई तरह का पॉपुलेशन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन। तो कई सारे ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन जब एक जगह इकट्ठा रहता है तो उसको एक साथ बोलते हैं कम्युनिटी। और कई सारी कम्युनिटी मिलकर बनाती है एक बायोम को। तो बायोम एक पर्टिकुलर एरिया हो गया बायोम। बायोम एक आपका पूरा का पूरा एक एरिया का नाम हो गया बायोम। बायोम्स, कई सारे बायोम्स हैं धरती पर, जैसे अल्पाइन टुंडा, आपका डिजर्ट बायोम, एक्वेटिक बायोम, ऐसे कई तरह के बायोम हो सकते हैं। बायोम के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। तो आपने समझा लेवल ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को कितने लेवल बांटा गया है? 4 लेवल बांटा गया है। पहला इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल और बायोम्स लेवल में। ये आपके 4 लेवल हैं। किसी किसी बुक में कम्युनिटी और बायोम के बीच में यहां पर इकोसिस्टम भी लिख देता है, तो गलत नहीं है, तो भी गलत नहीं है। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, कई कम्युनिटी मिलकर एक इकोसिस्टम बना लेती हैं। और एक बायोम में कई सारे इकोसिस्टम रह सकते हैं, इसलिए यहां पर इकोसिस्टम हो भी सकता है और इकोसिस्टम इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बताए थे पानी की एक छोटी सी बूंद भी इकोसिस्टम है और पूरा का पूरा अर्थ हमारा एक इकोसिस्टम है। आप चाहें तो इसको और बढ़ा सकते हैं। बायोम, कई सारे बायोम मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। तो आपके बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो नंबर आप बढ़ाना चाहें कॉलम। तो 4 ऑब्लिगेट है, 4 तो जरूर होंगे लेवल ऑफ डाइवर्सिटी। कौन कौन सी? इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायो। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअल कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज कम्युनिटी एंड ग्रुप ऑफ कम्युनिटी फॉर्म बायोम्स। और कई सारे बायोम मिलकर बायोस्फीयर बना देते हैं। बायोस्फीयर का नाम पता है? पूरा धरती में जितना भी जगह पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर को 3 भाग में बांट दिया गया है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। जलमंडल, थलमंडल और स्थलमंडल। वायुमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और थलमंडल या स्थलमंडल। स्थलमंडल जमीन, इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, जमीन को कहते हैं लिथोस्फीयर। ऊपर हवा में एटमॉस्फेयर और पानी में हाइड्रोस्फीयर। तो 3 तरह के बायोस्फीयर होते हैं। बायोस्फीयर कितने तरह का होता है? 3 तरह का। हाइड्रोस्फीयर पानी वाला, एटमॉस्फेयर एयर वाला और जमीन को कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथो मतलब जमीन होती है, मिट्टी होती है। तो जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल 3 तरह के बायोस्फीयर हो सकते हैं। कि आपको समझ में आई बात कि लेवल ऑफ आपका लेवल ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी कितने लेवल बांट सकते हैं? एक इंडिविजुअल से लेकर पॉपुलेशन हो सकता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर पॉपुलेशन बना सकते हैं। पॉपुलेशन में सेम स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म होंगे। कुत्ता का पॉपुलेशन सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते होंगे, बिल्ली नहीं आएगी उसमें, ठीक है। गधे का पॉपुलेशन होगा, सिर्फ गधे ही गधे होंगे। लेकिन गधे के पॉपुलेशन के साथ साथ अगर कुत्ते का पॉपुलेशन भी एक साथ है, एक कमरे में गधा भी है बहुत सारे और कुत्ते भी बहुत सारे हैं, 2 तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है। 2 स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो गई, 3 स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गई, उसे कम्युनिटी बोलेंगे। मेनी स्पीसीज ऑफ पॉपुलेशन फॉर्म कम्युनिटी। और कई सारी कम्युनिटी मिलकर आपको बनाती है एक बायोम्स का फॉर्मेशन करती हैं। समझ में आई बात? तो हमने ये समझा अलग अलग लेवल पे। तो अब बात करते हैं, जब भी आपका डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो बहुत सारे लेवल पे डाइवर्सिटी मिलती है। अब एनसीईआरटी की लाइन पढ़कर सुनाते हैं आपको। पहली लाइन आपकी एनसीईआरटी कहती है, आवर लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटली डाइवर्स एंड अमेजिंग कॉम्प्लेक्स। हमारी जो लिविंग वर्ल्ड है, हमारा पूरा जो लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा, वहां बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है।
बहुत कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है हमारा इकोसिस्टम, बहुत कॉम्प्लेक्स है पूरा अर्थ। और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। किस किस लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी? तो हर एक लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी कहां से स्टार्ट किया आपकी बुक ने? तो बोला बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल का बनते हैं प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स, कई तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स धरती पर हैं। प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, कई तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। और कई सारे मैक्रोमोलिक्यूल लेवल पर डाइवर्सिटी है। कई सारे माइक्रोमोलिक्यूल जब मिलते हैं तो क्या बनती है? एक सेल बनती है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स के मिलने से, मॉलिक्यूल्स के मिलने से क्या बनती है? एक सेल बनी। सेल को देखेंगे तो सेल में भी देखो मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स आपके बॉडी में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, बहुत तरह के माइक्रोमोलिक्यूल्स। इसमें डाइवर्सिटी है कि नहीं है? हाँ है। कई सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक सेल बनाते हैं। और सेल कई तरह की होती है कि नहीं होती? एपिथेलियल सेल, मेसोफिल सेल, कई तरह की सेल पढ़ते हैं आप। तो सेल भी कई तरह की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बहुत तरह की सेल है। सेल लेवल पर डाइवर्सिटी है कि नहीं है? हाँ है। और कई सारी सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। और टिश्यू लेवल पर भी डाइवर्सिटी है कि नहीं है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, तो बहुत सारे तरह के टिश्यू भी होते हैं। टिश्यू लेवल पर डाइवर्सिटी है। और कई सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन लेवल पे भी डाइवर्सिटी है कि नहीं है? अलग अलग ऑर्गन है आपके बॉडी में कि नहीं? लीवर, किडनी, स्प्लीन, अलग अलग तरह के ऑर्गन है। हार्ट, आंख, नाक, कान, मुंह, ऐसे बहुत तरह के ऑर्गन है। और कई सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। और ऑर्गेनिज्म लेवल पर भी डाइवर्सिटी है कि नहीं है? बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म है धरती पर। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, सब बहुत सारे तरह के ऑर्गेनिज्म धरती पर रहते हैं। और कई सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं? एक पॉपुलेशन बनाते हैं। तो कई सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर एक पॉपुलेशन बनाते हैं। ह्यूमन का पॉपुलेशन, गाय का पॉपुलेशन, बकरी का पॉपुलेशन, कुत्ते का पॉपुलेशन, ऐसे कई सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर एक पॉपुलेशन बनाते हैं। और जब कई सारे पॉपुलेशन मिलते हैं तो क्या बनता है? एक कम्युनिटी बनता है। कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। और जब बहुत सारी कम्युनिटी मिलती है तब जाकर क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है, या कह सकते हो बायोस्फीयर, बायोम बनता है। तो कई सारी कम्युनिटी मिलकर बायोम बनाती हैं। यहां पर इकोसिस्टम भी लिख सकते थे, कोई गलत नहीं हो जाएगा। तो बायोम्स का फॉर्मेशन करती हैं। और बहुत सारे बायोम मिलकर बायोस्फीयर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ऐसे आपका देख सकते हैं कौन किससे मिलकर है। मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल बनाएंगे, सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से बायोम्स। और इस तरह हर लेवल पर आपके बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने मिलेगी। हर लेवल पर बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत तरह की कम्युनिटी देखने मिलेगी, बहुत तरह के बायोम्स भी होते हैं। बायोम पढ़ेंगे होंगे। तो आपको बहुत तरह का डाइवर्सिटी हर एक लेवल पर डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन आपके इकोसिस्टम को कितने लेवल में मेनली बांटा गया है? 4 लेवल पर। इंडिविजुअल मतलब ऑर्गेनिज्म लेवल पर, पॉपुलेशन लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर और बायोम लेवल पर। ये 4 लेवल पर आपको पढ़ना है। अब आपकी एनसीईआरटी बुक अगली लाइन कहती है, एनसीईआरटी बुक के साथ पढ़ रहे हैं अभी। बुलबुल की आवाज सुनी आपने? बुलबुल मतलब कोयल होता है, एक बर्ड्स है, अच्छी है। तो एक बुलबुल की आवाज, चहचहाने की आवाज आपने सुनी? कोयल की कूक सुनी आपने? वॉइस सुनी? आपके दिमाग में 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ दिस साउंड जनरेटेड? कैसे कोयल ने कूका? हाउ? कोयल की आवाज जो आई हमको सुनाई दी, बुलबुल ने जो आपकी आवाज की, वो बुलबुल की आवाज क्यों आई? सॉरी, कैसे आई? कैसे आवाज आई? कैसे आई आवाज? बुलबुल की बॉडी में, जैसे हमारे आवाज में हमको वॉइस बोलने के लिए क्या करना होता है? हमारे बॉडी में लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और इस लैरिंग्स में आपके बोन्स होती हैं जिनमें वाइब्रेशन होता है, और उन वाइब्रेशन की वजह से आपकी एक साउंड जनरेट होता है। हमारे पास बोलने के लिए क्या है? लैरिंग्स है। वैसे ही पक्षियों के पास सायरिंग्स होता है। लैरिंग्स तो नहीं होता उनके पास, सायरिंग्स होता है। और सायरिंग्स की मदद से पक्षियां बोलते हैं। तो सायरिंग्स में भी बोन होती है, हड्डियां होती हैं, उनमें वाइब्रेशन होता है उन बोन्स में, और बोन्स के वाइब्रेशन की वजह से वो पक्षियों की आवाज निकलती है, साउंड निकलती है। तो कोई पूछे पक्षी आवाज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? सायरिंग्स की मदद से करते हैं। बुलबुल आवाज क्यों कर पाई? सायरिंग्स की वजह से कर पाई। और अगला क्वेश्चन, वाई? वाई वाला क्वेश्चन पूछे, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? बुलबुल ने आवाज क्यों निकाली? क्या सभी हमेशा कोयल हमेशा कूकती रहती है, या कोई पर्टिकुलर मौसम में, सीजन पे कूकती है? गर्मियों के मौसम में सिर्फ आवाज निकलती कोयल की?
क्यों निकलती है गर्मी के मौसम में, क्या करती है, क्या बोलना चाहती है? तो अपने पार्टनर्स को रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए अपने पार्टनर की खोज कर रही होती है, अपने जैसा ऑर्गेनिज खोज रही होती है जिसके साथ वो मैटिंग करेगी, सेक्स करेगी। तो सेक्स करने के लिए, मैटिंग करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए अपना पार्टनर खोजती है, इसलिए उसमें से आवाज निकलती है। तो कोई पूछे बुलबुल क्यों आवाज करती है? अपने पार्टनर की खोज में। क्यों करती है? अपने पार्टनर की खोज में। वो चाहती है कि मेट करे ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, उसका ब्रीडिंग सीजन आया है, बच्चा पैदा करने का समय आया है, तो अपने कम्युनिकेट करती है, एक मेल दूसरे फीमेल को कम्युनिकेट करता है आवाज निकालकर कि मैं यहां हूं, तुम कहां, मैं यहां, वाली बात है ना, तू कहां मैं यहां, वो बोलना चाहते हैं तुम इधर आ जाओ। ये दूसरे को बुलाती है, कम्युनिकेट करते हैं, किसकी मदद से? साउंड क्रिएट करके, कोयल। ठीक है, कब? ब्रीडिंग सीजन में, जब उनका ब्रीडिंग सीजन आता है, तब जब उनका बच्चे पैदा करने का टाइम आता है, तब ऐसा करते हैं, वो आवाज निकालते हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके दिमाग में आते होंगे, जैसे कि नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, रात को खिलने वाले फूल हमेशा सफेद रंग के क्यों होते हैं? सोचा है कभी? जो फूल रात को खिलते हैं वो सारे व्हाइट कलर के ही क्यों होते हैं, कोई और कलरफुल क्यों नहीं होते? तो याद रखना, क्योंकि रात में खिलने वाले जो फूल होते हैं उनको पॉलिनेशन करने के लिए इंसेक्ट की जरूरत नहीं होती, और इसलिए पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू नहीं होता, इसलिए वो कलरफुल नहीं होते। पहला कारण। दूसरा कारण, वो व्हाइट ही क्यों होते हैं? क्योंकि व्हाइट कलर रात को अच्छे से दिखाई देगा, अगर वो डार्क कलर के होते तो रात को दिखते ही नहीं, कोई उनको देख ही नहीं पाता, इसलिए वो रात को लाइट कलर में खिलते हैं जिससे वो दिखाई दे। उधर पॉलिनेशन कैसे होता है? एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू। इसलिए नाइट ब्लूमिंग फ्लावर हमेशा व्हाइट कलर के होते हैं, क्योंकि वो रात को खिलते थे, इसलिए रात को साफ साफ दिखाई दे, और उनको इंसेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, उनको पॉलिनेशन एयर की मदद से करना है। दूसरा क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कैसे कोई मधुमक्खी बी जो है कैसे पहचानेगी कि इस फूल में नेक्टर है और इस फूल में नेक्टर नहीं है? नेक्टर वाला प्लांट और बिना नेक्टर वाले प्लांट को, फ्लावर को कैसे वो डिस्टिंग्विश कर पाएगी, कैसे पहचानती है इस फ्लावर में नेक्टर है, इसको ही जाकर मुझे पीना है? तो बी कैसे जानती है? स्मेल से। कीड़े मकोड़े एक दूसरे को एक जगह से दूसरी जगह से जानते हैं, उस केमिकल में, हर केमिकल की अपनी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है, उस फ्रेग्रेंस की मदद से अट्रैक्ट होते चले आते हैं। तो कलर से और फ्रेग्रेंस से पहचानते हैं, कोई भी इंसेक्ट को पहचानना है कि मुझे कहां जाना है, कलर से और फ्रेग्रेंस से पहचानते हैं। तो फ्रेग्रेंस की मदद से मधुमक्खियां पहचान जाती हैं कि उनका फूल में नेक्टर है या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में, व्हाई कैक्टस हैव मेनी थॉर्न? कैक्टस में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं? तो कैक्टस के प्लांट को वो कहां रहता है? डिजर्ट प्लेस में रहता है, और कैक्टस का प्लांट डिजर्ट प्लेस में रहता है, तो इस कारण वहां पे पानी की कमी होती है, और उसकी सारी लीफ इसलिए मॉडिफाइड हो जाती हैं स्पाइन में, थॉर्न में, उसकी सारी पत्तियों से कांटे बन जाते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं और कांटे बन जाते हैं मॉडिफाइड होकर। तो क्यों? क्योंकि एक तरह का जीरोफाइटिक म्यूटेशन है, कम पानी में रहने के लिए प्लांट अडॉप्ट कर गया है, इसीलिए